हाँ बोलो नारायणन। सर तकरीबन 20 रोड सिलेंडर करने के लिए आए हैं, तो मैं एडमिशन शुरू करूं या आपके आने का वेट करूं? नहीं, मैं क्वार्टर शिफ्ट कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। तुम फॉर्मेलिटीज पूरी करके उन्हें एडमिशन ब्लॉक असाइन करो। ओके सर। मैं भी निकल रहा हूँ। व्हाट इज सिचुएशन? सर आप आराम से आइएगा, वो लोग सी ब्लॉक में गए हैं। सो थाला पति भी उसी ब्लॉक में है सर। मारो साले को। एक मिनट रुको। इस तमाशे के बीच में तुम लोगों ने हमारे दादाजी को नींद से जगा दिया। जब तक इन्हें दोबारा सुला नहीं देते तब तक ये तमाशा बंद करना पड़ेगा। तमाशा? पता है किससे बात कर रहा है तू? प्रभु, मैं आपका गुलाम हूँ। पहले दादा को सुलाएंगे, उसके बाद अपना तमाशा खत्म करके घर जाएंगे, ठीक है ना? दादा उधर है। दादा, पानी की बोतल को साइड में। दादा सो रही है। तेरे से दादा को सुलाया नहीं जा रहा है तो मैं सुला दूं? மரணம் என்னும் தூது வந்தது, அது மன்னன் என்னும் வடிவில் வந்தது. कभी कभी छोटों की बात भी सुन लेनी चाहिए। Say what? I gotta get it. We run this place bang bang. उसके अरेस्ट के दिन से सिर्फ जेल की। I gotta get it. We run this place bang bang. तमिलनाडु में जहां जश्न का माहौल है, पाकमपट्टी गांव के लोगों ने तीसरी बार कास्ट इशू के चक्कर में इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया है। मतदान करना सभी भारतीयों का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सर, हम वोट डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जानने के बाद कि हमारा वोट उन्हें नहीं जाएगा, हमें वोटिंग करने का मौका ही नहीं देते हैं सर। हमारे लिए जो वोट करने गया था उनका हाल देखिए। स्कूल जाने पर भी हमें मारते हैं सर, मुझे बहुत डर लगता है। जब भी मुझे डर लगता है मैं एक आदमी की कहानी याद कर लेता हूँ। याद करते ही डर खत्म हो जाता है और हिम्मत आ जाती है। उस हिम्मत की कहानी सुनना चाहोगी? उस हिम्मत का नाम है
दोस्तों सोचिए, अगर एक ऐसा सुपरस्टार जिसने 3 दशकों तक करोड़ों लोगों के दिल पर राज किया हो, साउथ इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, हर जगह वो छाया हो, और वह अपनी आखिरी फिल्म में ऐसे किरदार निभाए जो उसके पूरे सफ़र को यादगार बना दे, तो उस फिल्म का इंतज़ार कितना बड़ा होगा। कितने लोग उस फिल्म का इंतज़ार कर रहे होंगे और क्या सोच के बैठे होंगे। जननायक भी एक उसी फिल्म के बारे में बात है, जो कि हमारे साउथ के सुपरस्टार थालापति विजय सर इस मूवी में अपना रोल निभाते हैं और आखिरी मूवी है ये उनकी। जननायकन सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह करोड़ों फैंस के लिए एक इमोशनल पल है, क्योंकि इसे कई लोग विजय की फिल्मों के सफ़र का आखिरी बड़ा अध्याय मान रहे हैं। लेकिन क्या यह फिल्म लोगों की उम्मीदों पर आज भी खरी उतरेगी? जैसे थालापति विजय हमेशा से अपने फैंस को खुश करते आए, क्या आज भी वो अपने फैंस को आखिरी मूवी से खुश कर पाएंगे? इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये फिल्म बनाने का मकसद क्या है? इसके बनाने के पीछे सोच क्या रही है? और आखिर क्यों इस फिल्म को लेकर रिलीज से पहले इतना ज़बरदस्त माहौल बन गया और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी क्यों हुई इस मूवी को लेकर, और ये मूवी रिलीज से पहले इतनी चर्चित क्यों हो गई? आज की इस वीडियो में हम जननायकन की हर छोटी से छोटी डिटेल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपको हर एक चीज़ बताएंगे, शुरुआत से लेकर पर्दों के पीछे की तैयारी तक, और फिर आगे के भागों में कहानी, तकनीक, संगीत, इसके मार्केटिंग और दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया रही इस मूवी को देखकर, पब्लिक क्रिटिक्स के रिव्यू भी, हर एक चीज़ आपको बताएंगे अपने इस डिटेल मूवी रिव्यू में। तो दोस्तों स्वागत है आपका सिनेक्स मूवी के एक और धमाकेदार रिव्यू वीडियो में। अगर आप बड़ी फिल्मों का इंतज़ार करते हैं तो पिछले कुछ समय में जिस फिल्म का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है वह है थालापति विजय की जननायकन फिल्म, जो कि थालापति विजय की फिल्म मतलब करियर की आखिरी फिल्म भी है। इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त चर्चा बटोरी। वजह सिर्फ इसकी स्टार कास्ट नहीं है, बल्कि यह भी है कि विजय के फिल्म सफ़र का बेहद खास पड़ाव माना जा रहा है। फिल्म का हर पोस्टर, हर अपडेट और हर छोटी खबर फैंस के बीच चर्चा का विषय बन रही है। लोगों की उम्मीदें इतनी बढ़ गई कि बिना रिलीज के ही यह साल की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हो गई। दोस्तों अब थोड़ा फिल्म के बारे में जान लेते हैं, किसने प्रोड्यूस किया, किसने क्या किया, हर एक चीज़ के बारे में। जननायकन, जो कि एच विनोद द्वारा निर्देशित और केवीएन प्रोडक्शन द्वारा निर्मित एक आगामी भारतीय तमिल भाषा की राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में हम सभी को थालापति विजय, पूजा हेगड़े, बॉबी देओल जो कि विलन के रूप में नजर आते हैं, और ममिता बेजू मुख्य भूमिका में हम सभी को इस मूवी में देखने को नजर आते हैं। मेन तो ये 4 ही लीड एक्टर और एक्ट्रेस होती है। साथ ही गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण और प्रिया मन्नी भी हम सभी को इस मूवी में नजर आते हैं। 2023 की तेलुगु फिल्म भागवंत केसरी का आंशिक रीमेक, यह विजय की राजनीति में प्रवेश से पहले उनकी अंतिम फिल्म और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद रिलीज होने वाली पहली फिल्म मानी जा रही है। ये फिल्म काफ़ी समय तक रोक दी गई थी रिलीज़ होने से पहले, और जैसे तमिलनाडु के सीएम बने विजय थालापति, वैसे ये मूवी रिलीज़ कर दी गई। यह तमिल सिनेमा में केवीएन प्रोडक्शन का पहला निर्माण भी है। दोस्तों जननायकन मूवी का एच विनोद ने पाठकता लेखक लिखी थी, और इस मूवी की कहानी अनिल रविपुड़ी ने लिखी थी, और ये भगवंत केसरी के ऊपर ही आधारित है जो उसका रीमेक किया। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सत्यन सूर्यन ने इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी किया जननायकन का।
और 24 जुलाई 2026 को रिलीज़ हुई थी ये मूवी। मतलब रिलीज़ की तारीख इसकी 24 जुलाई रखी गई है, लेकिन पहले भी ये एक बार रिलीज़ कर दी गई थी, जो कि बाद में इसको फिर से शूट करके फिर से रिलीज़ कर रहे हैं 24 जुलाई 2026 को। इस मूवी का कार्यक्रम समय 143 मिनट था और इसको भारत देश में ही शूट किया गया था और तमिल भाषा में। इस मूवी का बजट 300 से 500 करोड़ बताया जा रहा है, जो कि थालापति विजय की बड़ी बजट वाली फिल्मों में से एक है। ये विजय की मुख्य अभिनेता के रूप में 69वें फिल्म होने के कारण फिल्म की आधिकारिक घोषणा सितंबर 2024 में अस्थायी शीर्षक थालापति 69 के तहत की गई थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जनवरी 2025 में की गई। फिल्म की मुख्य शूटिंग अक्टूबर 2024 में चेन्नई में शुरू हुई, जिसके बाद पय्यानूर में एक शेड्यूल हुआ और फिर उसी स्थान पर 2 अतिरिक्त शेड्यूल हुए और अगस्त 2025 तक पूरी हो गई ये फिल्म की शूटिंग। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इस फिल्म को शूट किया गया और एडिट किया गया। शुरुआत में 9 जनवरी 2026 को रिलीज़ होने वाली इस फिल्म की रिलीज़ निर्माताओं और केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के बीच विवादों के कारण कई महीनों तक टल गई। 9 अप्रैल 2026 को पूरी फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई और बड़े पैमाने पर इसकी पायरेसी और अवैध वितरण हुआ, जिसके चलते निर्माताओं ने फिल्म के क्लिप या लिंक साझा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। ऑनलाइन लीक के कारण फिल्म रिलीज से पहले ही घाटे में चल रही थी। जुलाई में सेस रिस्प संबंधी मुद्दों को सुलझा लिया गया और अब फिल्म 24 जुलाई 2026 को रिलीज़ होने वाली है। वैसे तो ये फिल्म पहले ही पायरेसी से लीक हो चुकी है, लेकिन अब ये थिएटर में फिर से 24 जुलाई को रिलीज़ करा जा रहा है और इसकी स्टोरी भी वैसे काफ़ी ज़्यादा खास है मूवी की। लेकिन पहले इस मूवी के बारे में और डिटेल जान लेते हैं। यही शीर्षक का सीधा संकेत ऐसे इंसान की ओर जाता है जो लोगों के बीच से निकलकर उन्हीं का भरोसा जीत लेता है। नाम सुनते ही ऐसा एहसास होता है इस फिल्म का कि फिल्म सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि जनता और उसके रिश्ते की कहानी हो सकती है। यही वजह है कि सिर्फ स्टाइल ने ही लोगों की उत्सुकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी इस मूवी को लेकर। इस फिल्म का निर्देशन एच विनोद ने काफ़ी अच्छे से किया है और काफ़ी शानदार किया है, लोगों को भी काफ़ी पसंद आ रही थी। विनोद उन निर्देशकों में गिने जाते हैं जो कहानी को बिना ज़्यादा दिखावे के पेश करना पसंद करते हैं। उनकी फिल्मों में अक्सर मजबूत किरदार, गंभीर माहौल और सामाजिक मुद्दों की झलक देखने को मिलती है। उनकी पहचान यह है कि वे मनोरंजन के साथ कहानी को भी महत्व देते हैं। फिल्म का निर्माण केवीएन प्रोडक्शन के बैनर तले हुआ था। निर्माताओं ने इस प्रोजेक्ट को बड़े स्तर पर तैयार करने की कोशिश की है। लोकेशन, तकनीक, टीम और प्रस्तुति हर हिस्से पर खास ध्यान दिया गया ताकि फिल्म एक भव्य अनुभव दे सके। फिल्म की कहानी और पाठकता इतनी अच्छे से लिखी गई क्योंकि ये थालापति विजय की भी आखिरी फिल्म थी जो कि अच्छे से कहानी लिखनी थी। किसी भी बड़ी फिल्म में पाठकता सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर कहानी दर्शकों को शुरुआत से अंत तक जोड़े रखे तभी फिल्म लंबे समय तक याद रखी जाती है। इसी वजह से स्क्रिप्ट पर काफ़ी मेहनत की गई थी ताकि किरदारों का सफ़र स्वाभाविक लगे और घटनाएं असर छोड़े लोगों के दिल और दिमाग में। ये फिल्म बनाने का विचार कैसे आया वो भी हम आपको बताते हैं। जब किसी बड़े स्तर की खास फिल्म बनाई जाती है तो सिर्फ एक सामान्य कहानी काफ़ी नहीं होती। ऐसे प्रोजेक्ट में कोशिश रहती है कि कहानी में मनोरंजन के साथ भावनाएं, बड़े पल और दर्शकों के लिए यादगार दृश्य भी हो। जना
नायगन को लेकर भी शुरुआत में से यही चर्चा रही है कि इसे बड़े सिनेमाई अनुभव की तरह तैयार किया जाए। इतनी बड़ी फिल्म तैयार करना आसान नहीं होता किसी के लिए भी, ना ही मेकर्स के लिए, ना ही डायरेक्टर को शूट करने के लिए। लोकेशन चुनने से लेकर कलाकारों की तारीखें मिलना, विशाल सेट तैयार करना, एक्शन दृश्यों की योजना बनाना और तकनीक काम, हर चरण में महीनों की तैयारी लगती है। निर्माण के दौरान हर विभाग ने अपने हिस्से का काम अलग अलग समय पर पूरा किया ताकि अंतिम परिणाम प्रभावशाली बन सके। यह फिल्म मुख्य रूप से एक्शन, ड्रामा और भावनात्मक कहानी का मिश्रण मानी जा रही है। इस तरह की फिल्में में सिर्फ लड़ाई या बड़े दृश्य नहीं होते, बल्कि किरदारों के फैसले और उनके रिश्ते की कहानी को भी आगे बढ़ाती है। फिल्म की अवधि ऐसी रखी गई है कि कहानी को पूरा समय मिले और दर्शकों को किरदारों से जुड़ने का मौका मिले। फिल्म मूल रूप से तमिल में बनाई गई है, लेकिन इसको हिंदी समेत कई भाषाओं में भी रिलीज़ करने की योजना बनाई है ताकि अलग अलग राज्यों के दर्शक भी इसे बड़े पर्दे पर देख सके। रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर पोस्टर, फर्स्ट लुक और हर अपडेट मिनटों में वायरल होने लगे। कई सिनेमाघरों में एडवांस चर्चा शुरू हो गई और फैंस लगातार नई जानकारी का इंतजार कर रहे थे। इस फिल्म से लोगों की उम्मीद सामान्य फिल्मों से कई ज़्यादा है। दर्शक चाहते हैं कि उन्हें यह मजबूत कहानी मिले, इस फिल्म के अंदर यादगार डायलॉग्स मिले जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस भी होए और लोगों के दिलों में भी याद रहे। शानदार एक्शन रहे इस फिल्म में और भावनात्मक पल देखने को मिले जो कि थलपति विजय से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि फिल्म सिर्फ स्टारडम पर नहीं बल्कि अपनी कहानी और परिस्थिति के दम पर भी याद रखी जानी चाहिए, यही लोगों का मानना था। दोस्तों, इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई है सारे कास्ट के द्वारा, जो कि थलपति विजय की आखिरी फिल्म थी इसको लेकर भी। और इस फिल्म के बारे में बात करें तो ये फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी क्योंकि इसमें राजनीतिक कुछ घटनाएं भी हो गई थी। तो सब कास्ट एंड उनके रोल के बारे में बात कर ले तो विजय थालापति जो कि वेत्री कोंडन IPS के रूप में इस मूवी में हम सभी को देखने को नजर आने वाले। पूजा हेगड़े कायल के रूप में हम सभी को दिखेगी जननायगन मूवी में। बॉबी देओल जो कि इस मूवी के मुख्य विलन होंगे, जो कि शुरुआत में वो भी पुलिस वाले होते हैं लेकिन बाद में वो भी विलन बन जाते हैं। ममिता बेजू विजय लक्ष्मी विजू श्रीकांत के रूप में मिलेंगे। श्रीकांत के रूप में गौतम वासुदेव मेनन विजय के पिता देखने को मिलेंगे। और भी काफ़ी सारे कास्ट है इसमें जो कि अपना रोल निभाते हैं। 2 फरवरी 2024 को विजय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से घोषणा की कि वे अपनी चल रही परियोजनाओं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जो कि 2024 में रिलीज़ हुई थी, वो वाली मूवी विजय थालापति की, और एक अन्य फिल्म जिसका अस्थायी शीर्षक थालापति 69 है, उसको पूरा करने के बाद राजनीति में कदम रखेंगे। उन्होंने ये पहले ही सोशल मीडिया पर बोल दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुझाव दिया कि कार्तिक सुब्बाराज इस परियोजना का निर्देशन करेंगे और सन पिक्चर्स इसका निर्माण करेगी, जबकि पिंक विला ने बताया कि निर्देशक को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया और अनिल रविपुड़ी विनोद सुब्बाराव या एटली को संभावित विकल्पों के रूप में नामित किया। बाद में वेत्रिमरन एक संभावना के रूप में उभरे और बताया गया कि इस परियोजना को DVV दान या कि DVV एंटरटेनमेंट द्वारा वित्त शोषित किया जा रहा है। हालांकि मार्च में वेत्रिमारन ने पुष्टि की कि वह इसमें शामिल नहीं है
इससे विकल्प रीति, त्रिविक्रम और विनोद तक सीमित हो गया। जल्दी खबरें आने लगी कि विनोद निर्देशन करने वाले हैं, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। निर्देशक आर.जे. बालाजी ने खुलासा किया कि विजय ने इस परियोजना के लिए खुद समेत 15 से 20 निर्देशकों की पाठकताओं पर विचार किया था। थीरम, अधिगरम, ओनुडू और मार्शल दोनों 2017 पर काम करते समय विनोद ने विजय को एक पाठकता सुनाई थी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। बाद में विनोद ने कमल हसन से संपर्क किया, जो प्रभावित हुए और उन्हें अपनी 223वीं फिल्म के लिए साइन कर लिया। हालांकि हसन की इंडिया 2, जो कि 2024 में आई थी, उसमें देरी के कारण यह परियोजना रोक दी गई थी। विनोद पाठकता लेकर विजय के पास फिर से गए, जिन्होंने कथित तौर पर 250 करोड़ से 275 करोड़ का सौदा स्वीकार कर लिया, जिससे वह शाहरुख खान और रजनीकांत को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक भुगतान पाने वाले भारतीय अभिनेता बन गए। अगस्त में विनोद ने निर्देशक के रूप में अपनी भूमिका की पुष्टि की। उन्हें 15 से 20 करोड़ मिले। वेंकट के नारायण के केवीएन प्रोडक्शन ने अपने पहले तमिल प्रोजेक्ट के रूप में इस परियोजना का वित्तीय पोषित किया। विजय के प्रबंध जगदीश पलानीसामी और लोहित एनके सह निर्मित के रूप में काम करते हैं। फिल्म 300 से 500 करोड़ के बजट पर बनी थी। इस परियोजना की घोषणा 22 जून जो कि विजय के जन्मदिन पर की जानी थी और शूटिंग अगले महीने से शुरू होनी थी, लेकिन अभिनेता ने अनुरोध पर इसे स्थगित कर दिया गया। कंपनी ने 14 सितंबर को एक सार्वजनिक घोषणा की, जिससे परियोजना की पुष्टि हो गई और आधिकारिक शीर्षक जननायकन की घोषणा 26 जनवरी 2025, जो कि गणतंत्र दिवस पर की गई। जनवरी 2026 में ट्रेलर रिलीज होने के बाद जननायकन को लेकर ऑनलाइन अटकनें लगने लगी कि यह 2023 की तेलुगु फिल्म भागवत केसरी से प्रेरित या उसका रीमेक हो सकती है, क्योंकि कई दर्शकों ने दोनों फिल्म के बीच समताएं देखी। अगले हफ्ते भागवत केसरी के निर्माता साहू गरापति ने द न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस को पुष्टि की कि जननायकन एक रीमेक है और लेखक निर्देशक अनिल रविपुड़ी को इसका श्रेय दिया जाएगा। खबरों के अनुसार केवीएन प्रोडक्शन ने विशेष रूप से बाल शोषण से संबंधित एक दशक के अधिकार खरीदे थे, जिसका विजय पर गहरा प्रभाव पड़ा था। जनवरी 2026 में एक हस्ताक्षर के दौरान रविपुड़ी ने खुलासा किया कि विजय ने उनके तमिल रीमेक का निर्देशन करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अन्य योजनाओं के कारण मना कर दिया। भागवत केसरी भी ऐसी ही कुछ घटनाओं पर आधारित थी, जो कि वो जननायकन मूवी में जो दिखा रहा था। दोनों फिल्म में काफ़ी ज़्यादा समताएं मिली थी, जो कि लोगों ने पता भी कर ली थी। दोस्तों, पुल पर हुई पहली बड़ी भिड़ंत के बाद काफ़ी ज़्यादा ये मूवी उभर कर आ गई थी। दोस्तों, शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक पुलिस वाला एंट्री मारता है, जो कि उधर एक गांव में लोगों को वोट नहीं देने दे रहे थे। तो पुलिस वाला आता है और लोगों से पूछता है वोट क्यों नहीं दे रहे, वोट देने के लिए क्यों नहीं जा रहे। तो उधर के लोग बताते हैं वोट हम किसके लिए दें, हमारा कोई आदमी खड़ा ही नहीं है। वो लोग मार पीट के अपने कोई वोट करवा लेते हैं। तो इससे परेशान पुलिस भी उनको समझाती है कि ऐसा नहीं है, तुम वोट दो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वो लोग फिर भी नहीं मानते और डरते हैं। फिर पुलिस वाला जो था वो कहानी बताने लगता है विजय थालापति की। बोलता है कि मैं जब भी डरता था तो एक आदमी की कहानी याद कर लेता था, जिससे मेरा डर ख़त्म हो जाता था। फिर वो कहानी बताना शुरू करता है। बताता है कि एक बार जेल में, मतलब सेंट्रल जेल होता है, उसमें ही वो अधिकारी था, मतलब पुलिस था। तो उसमें ही
एक कैदी था जो कि थालापति विजय की बात कर रहे हैं, वो उधर ही रहता था। और उसी समय एक गुंडों का समूह आया था जो कि जेल में ही किसी आदमी को मारना चाह रहे थे, लेकिन थालापति विजय उन गुंडों को रोक लेता है उस आदमी को मारने के लिए, जो कि फिर एसपी और डीएसपी भी उसकी काफ़ी तारीफ़ें करते हैं और उसको रिहा भी करवाते हैं उसकी अच्छा रिजल्ट देखकर कि ये तो सुधर गया या वो हो गया। थालापति विजय जेल में क्यों थे इसका भी रीज़न था, वो लास्ट में पता लग जाएगा। फिर यही सब दिखाता है और फिर दिखाता है कि विलन की एंट्री, जो कि कहीं पर साउथ अफ्रीका या कहीं केन्या वगैरह में तस्करी करता था, उसको पकड़ के ले जा रहे थे जेल में डालने। वहीं पर फिर वो उन्हें मार देता पुलिस वाले को, जो कि फिर खुलासा होता है कि वो विलन कोई और नहीं बॉबी देओल है, जो कि इस मूवी में विलन का रोल निभा रहे। वो विलन भी नहीं थे, वो बाद में विलन बने थे, जो कि उसको विलन बना दिया गया था लोगों द्वारा, क्योंकि जब वो पुलिस वाला था तो एक मिनिस्टर को पकड़ने के लिए उसके घर गया था, लेकिन उसके आदमी ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था घर को, जिससे मिनिस्टर ने बॉबी देओल के कपड़े उतार दिए थे और उसको बिना कपड़ों के ही पुलिस स्टेशन तक ले गया था। तो ऐसा ही हुआ था। वो तो जब मूवी रिलीज़ होगी आप लोग पूरी स्टोरी खुद ही देख लोगे, जो कि फिर और भी सीन दिखाया जाता है, क्योंकि उस समय थालापति विजय भी पुलिस वाले ही होते हैं, जो कि उस मिनिस्टर के घर भी जाते हैं और फिर उसको भी कपड़े उतार कर जेल ले जाते हैं चाबुक में बांध के। फिर ऐसे ही होता है, वो लोगों की काफ़ी सारी मदद करते हैं उसमें। फिर वैसे ही फिर सीन और आगे बढ़ता है, क्लाइमैक्स में सीन और काफ़ी ज़्यादा मस्त हो जाता है। दिखाया जाता है कि बॉबी देओल कैसे रोबोट वाली सेना लेके आते हैं और हमला करवाते हैं, जिससे आर्मी भी नहीं रोक पाती। ऐसा ही होता है। फिर लास्ट में थालापति विजय बॉबी देओल को मार देते हैं ऊपर से गिरा के। ऐसा ही होता है। तो और बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि और शुरुआत के सीन में भी ये भी दिखाया जाता है कि जो पुलिस वाला उसे रिहा करने का करवाता है वो बाद में मर जाता है, मतलब मार देते हैं उसे शायद ट्रक से कुचल के, जिसकी एक बेटी भी होती है। फिर थालापति विजय ही उसे पालता है और लास्ट तक उसे पता नहीं लगने देता कि मैं तुम्हारा असली बाप नहीं हूँ। फिर बाद में वो कहानी बताता है कि कैसे क्या हुआ था। तो वही होता है। और इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन्स भी दिखाए गए थे, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर देती है ये मूवी। और इस मूवी में और भी काफ़ी अच्छे सीन दिखाया जाता है। और भागवंत केसरी वाला भी सीन जो रीमेक बनाया था वो भी दिखाया जाता है कि वो अपनी उसी पुलिस ऑफिसर की बेटी को, जो अपनी बेटी बनाया था, उसको ही फिर आर्मी की ट्रेनिंग करवाते हैं। उधर जाते हैं आर्मी की ट्रेनिंग कराने के लिए। ट्रेनर बोलता है लड़कियां नहीं बन सकती मिलिट्री में। तो वैसे ही फिर लड़ाई हो जाती है उन दोनों के बीच और फिर वो उसको शामिल कर लेता है मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए, उसको ट्रेनिंग देता है। और फिर वो भी जैसे भागवंत केसरी में वो सीख गई थी वैसे ही इसमें भी लड़की सीख जाती है। और वैसे ही रीमेक बनाया था उसका। और जब विनोद हसन की 223वीं फिल्म के लिए प्रतिबंध हुए तो उन्हें अभिनेता से कुछ बदलाव मिले, जो अंतिम पाठकता में शामिल किए गए और विजय को सुनाए गए। हालांकि विजय पाठकता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कथित तौर पर निर्देशकों को कुछ बदलाव करने की सलाह भी दी थी। विनोद ने कहा कि यह फिल्म विजय की शैली में पूरी तरह से बन जाएगी, उनकी पिछली फिल्मों के विपरीत, जिन्हें वे राजनीतिक मानते थे। हालांकि फिल्म के पोस्टर की घोषणा, जिसमें टैगलाइन लोकतंत्र का मशाल वाहक थी, ने कुछ सोशल मीडिया को फिल्म की शैली पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। 4 अक्टूबर 2024 को नवरात्रि के दूसरे दिन चेन्नई के प्राइम स्टूडियो में फिल्म की कास्ट और क्रू के साथ मोहम्मद पूजा आयोजित की गई। अक्टूबर 2024 की शुरुआत में सत्यन सूर्यन को छायाकार के रूप में घोषित किया गया, जो विनोद के साथ थीरन अधिगरम ओनुडू और विजय के साथ मास्टर के बाद उनकी दूसरी फिल्म थी। अनिरुद्ध रविचंद्रन ने
निर्देशकों के साथ अपने पहले सहयोग में संगीत दिया। निर्देशक विनोद ने अपनी पहले सहयोग में तकनीशियों का चयन किया, जिसमें संपादक प्रदीप ई राघव, स्टंट कोरियोग्राफी अनिल अरसू, कला निर्देशक जो कि थे वी सेल्व कुमार, कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो कि थी पल्लवी सिंह और कोरियोग्राफर जो कि शेखर विजय थे और सुधन शामिल थे। जबकि प्रचार डिजाइनर गोपी बरसन को बरकरार कर रखा गया। प्रोडक्शन हाउस द्वारा राजकुमार बाला सुब्रमण्यम को फिल्म का कार्यक्रम निर्माता नियुक्त किया गया। खबरों के मुताबिक विजय ने चेन्नई के कुछ स्टूडियो एक स्टूडियो में अगस्त की शुरुआत में हुए लुक टेस्ट में अपने किरदार के लिए अपना लुक फाइनल कर लिया था। पूजा हेगड़े को मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया। यह बीस्ट जो कि उनकी फिल्म आई थी 2022 में, उसके बाद विजय के साथ उनका दूसरा सहयोग था। और मुग मूडी जो कि 2012 में आई थी, बीस्ट और रेट्रो जो कि 2025 के बाद उनकी चौथी तमिल फिल्म भी थी। खबरों के अनुसार उन्हें 6 करोड़ का दिए गए। औपचारिक लॉन्च के बाद हेगड़े का बयान था कि हलामीती और हबीबों का पूर्ण मिलन, जो बीस्ट के पहले सिंगल अरबी कुथू का संदर्भ था, जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया था। हिंदी अभिनेता बॉबी देओल को मुख्य खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग भी करी और लोगों को उनकी परफॉर्मेंस भी खूब ज़्यादा अच्छी लगी। वैसे साउथ की मूवी में बॉबी देओल भी काफ़ी विलन के रोल कर चुके हैं, जो कि लोगों को अच्छी भी लगती है। यह कंगुआ जो कि 2024 में आई थी उनकी, जो कि उनके बाद उनकी दूसरी तमिल फिल्म थी। रिपोर्टर से पता चलता है कि उन्हें 5 करोड़ दिए गए थे इस मूवी में रोल निभाने के लिए। गौतम वासुदेव मेनन, नारायण, प्रियमणि और प्रकाश राज प्रमुख भूमिका निभाएंगे, ये भी तय हो गया था। मेनन लियो जो कि 2023 में आई थी फिल्म, उनके बाद विजय के साथ अपना दूसरा सहयोग करेंगे, जबकि राज भी अभिनेताओं के साथ 7वीं बार काम करेंगे। इससे पहले वे गिल्ली और विरुसु में साथ काम कर चुके थे। मलयालम अभिनेत्री ममिता बेजू इस फिल्म के साथ रेबल जो कि 2024 में आई थी, उस फिल्म के बाद तमिल सिनेमा में अपनी दूसरी फिल्म करेंगे। इन सभी की फिल्म में उपस्थिति की पुष्टि प्रोडक्शन हाउस ने अक्टूबर 2024 की शुरुआत में कर दी थी। मोनिसा बलेसी मोहब्बत पूजा में शामिल हुई, जिससे उनकी फिल्म में उपस्थिति की पुष्टि हुई। टीजे अरुण सलमान एक प्रमुख भूमिका में फिल्म से जुड़े, जबकि रेबा मोनिका जॉन को भी एक प्रमुख भूमिका में लिया गया। भैरती रानगल के प्रचार के दौरान सीवी राजकुमार ने बताया कि विनोद ने उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए संपर्क किया था, लेकिन बाद में अज्ञात कारणों से प्रस्ताव वापस ले लिया गया। मार्च 2025 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट के आधार पर बताया कि निझाल रवि इस फिल्म में विजय के साथ फिर से काम करने वाले हैं। इससे पहले वो नाग सिकप्पू मनिथन और कावलन के साथ काम कर चुके हैं, जो कि फिल्म आई थी पहले। रेवती को कथित तौर पर विजय की मां की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो थमीजन के बाद विजय के साथ उनकी पूर्णिमल फिल्म थी। मुख्य फिल्मांकन का पहला शेड्यूल 5 अक्टूबर 2024 को चेन्नई के प्रसाद स्टूडियो में शुरू हुआ, जो कि उधर से शुरुआत हो गई थी जना नायकन फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होना। विजय और पूजा पर फिल्माए गए एक गीत के साथ फिल्मांकन शुरू हुआ, जिसमें शेखर द्वारा कोरियोग्राफी के तहत 500 पृष्ठभूमि कलाकार शामिल थे। यह फिल्मांकन एक विशाल सेट पर किया गया था, जिससे फिल्मांकन शुरू होने से पहले ही सितंबर में वी सेल्व कुमार की देखरेख में बनाया गया था। गीत की सीक्वेंस का फिल्मांकन 10 अक्टूबर को पूरा हुआ।
इसके बाद विनोद ने कथित तौर पर कुछ हिस्सों को 8 दिनों में पूरा किया, जिन्हें 10 दिनों में पूरा किया जाना था। शुरू में दूसरा शेड्यूल हैदराबाद में होने की योजना थी, लेकिन विजय के अनुरोध पर प्रोडक्शन चेन्नई में ही रहा। टीम ने दूसरे शेड्यूल के लिए चेन्नई के अपनी राजनीतिक प्रतिबाधाओं को पूरा करने के बाद शेड्यूल 4 नवंबर को शुरू हुआ। विजय और हेगड़े चेन्नई में कार्यक्रम में शामिल भी हुए। इस शेड्यूल के दौरान विजय और विनोद ने चेन्नई में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में जवानों और उनके परिवारों से मुलाकात की। नवंबर के बीच में चेन्नई के विनायक मिशन लॉ कॉलेज में AVIT में शूटिंग हुई। बाद में प्रोडक्शन तिरुपुरा चला गया, जहां एक्शन दृश्यों के लिए एक सेट बनाया गया। नवंबर के अंत में कथित तौर पर 7 दिनों के रिहर्सल के बाद चेन्नई में निर्मित सेट पर विजय और देओल के बीच एक एक्शन सीक्वेंस के साथ प्रोडक्शन फिर से शुरू हुआ, जो 3 सप्ताह तक चला। हेगड़े ने इसे शेड्यूल में अपने हिस्सों की शूटिंग के साथ साथ है जवानी तो इश्क होना है उसके के लिए भी शूटिंग की, जो 3 दिसंबर तक पूरी हो गई थी। विजय और हेगड़े ने दिसंबर के बीच में शूटिंग फिर से शुरू की, जो कथित तौर पर 1 सप्ताह तक चली। दूसरा शेड्यूल 21 दिसंबर को चेन्नई के एक समुद्र तट पर पूरा हुआ। कथित तौर पर फिल्म की 40% शूटिंग निर्धारित समय पर ही हो चुकी थी। नए साल के छोटे से ब्रेक के बाद तीसरे शेड्यूल की शूटिंग जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में शुरू होने की खबर थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसी महीने पिंक विला ने बताया कि निर्माता मई 2025 तक शूटिंग पूरी करने की योजना बना रहे थे, लेकिन विजय अपने राजनीतिक प्रतिबंधितों पर ध्यान केंद्रित कर सके, इसके लिए थोड़ी शूटिंग रोक भी दी गई थी। जनवरी के अंत में प्रोडक्शन हाउस ने बताया कि लगभग शूटिंग कंप्लीट होने वाली है, थोड़ी और रह रही है। सेट का काम पूरा होने के बाद तीसरा शेड्यूल फरवरी 2025 की शुरुआत में चेन्नई में ही शुरू हुआ। इस शेड्यूल के दौरान विजय अपने प्रशंसक के से सेट पर मिले, जो अभिनेता से मिलने के लिए केरल से पैदल चलकर आए थे। फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन अगस्त 2025 में फिल्मांकन समाप्त होने के साथ ही शुरू हो गया था। फिल्म के विजुअल इफेक्ट का पर्यवेक्षण मोनेस एच ने किया, जबकि प्रसाद सोमशेखर ने नेक स्टूडियो के तहत कलर आर्टिस्ट के रूप में काम किया, जिसमें फिल्म का डिजिटल इंटरमीडिएट संभाला। प्रदीप ई राघव फिल्म के संपादक हैं। दिसंबर में अनिरुद्ध ने पुष्टि की कि बैकग्राउंड म्यूजिक ऑनलाइन री-रिकॉर्ड और मिक्सिंग पर गति पर है। जननायकन मूवी, जो कि उसका नाम जननायकन रख दिया गया था, उसका जो था साउंड ट्रैक एल्बम, वो अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा तैयार किया गया था और रिकॉर्ड कर लिया गया था सितंबर 2024 से 2025 के बीच में, जो कि इसमें स्टूडियो शामिल थे अल बुरकर रिकॉर्ड्स, चेन्नई स्टूडियो, DMI और लाल वेगास और स्टूडियो 504, मुंबई रिसाउंड इंडिया, जो कि चेन्नई में थे। और तमिल भाषा में ही ये सारे तैयार किए गए थे। और टी सीरीज़ ने फिर से इस मूवी के सारे राइट गानों के राइट्स अपने अंदर ले लिया था। इस मूवी में 4 सॉन्ग थे, जो कि पहला था थलपति कचेरी, जो कि 8 दिसंबर 2025 को रिलीज़ कर दिया गया था, और जो कि दूसरा था ओरू पेरे वर्ल्ड लारू, जो कि 18 दिसंबर 2025 को रिलीज़ हुआ था। चेला मंगले, जो कि 26 दिसंबर 2025 को रिलीज़ हुआ था, और चौथा था रावण महावंदा, जो कि 2 जनवरी 2026 को रिलीज़ हुआ था।
इस फिल्म का जो संगीत तैयार किया था अनिरुद्ध रविचंद्र ने, उन्होंने विजय के साथ कत्थी जो कि 2014 में आई थी, मास्टर जो कि 2021 में आई थी, बीस्ट जो कि 2022 में आई थी फिल्म, और लियो जो कि 2023 के बाद 5वीं बार काम कर रहे हैं एक साथ। एच विनोद के साथ यह उनका पहला सहयोग माना गया, मतलब है। टी सीरीज ने इनके ऑडियो अधिकार 35 करोड़ में हासिल किए, जो किसी तमिल फिल्म के लिए अब तक की सबसे अधिक राशि है। यह टी सीरीज का अनिरुद्ध के साथ तीसरा एल्बम है। इससे पहले उन्होंने जवान और देवरा जैसी गैर तमिल भाषा की फिल्मों के साथ काम किया। फिल्म के संगीत की रचना सितंबर 2024 में ही शुरू हो गई थी। विजय को एल्बम के एक ट्रैक को गाने की खबर मिली थी, जो गायक के रूप में अनिरुद्ध के साथ उनका 5वां सहयोग था। इससे पहले उन्होंने कत्थी से सेल्फी पुल्ला, मास्टर से कट्टी स्टोरी, बीस्ट मूवी से जोली ओ जिमखाना और लियो मूवी से ना रेड्डी गाना भी गाया था। इस गाने में रैप होगा, जिसे असल कोलर ने लिखा और गाया। भारतीय अमेरिका रैपर हनुमान कांड ने मई 2025 में पुष्टि की कि उन्होंने फिल्म के लिए एक दमदार गाना दिया। पहला सिंगल थालापति कचेरी जो कि 8 नवंबर 2025 को रिलीज़ हुआ था, वो सब तो हमने आपको बता ही दिया। दोस्तों, फिल्म का पहला लुक पोस्टर 26 जनवरी 2025 को ही जारी कर दिया गया था, जिससे फिल्म का शीर्षक सामने आया और लोगों को भी काफ़ी सारी उत्सुकता और पैदा हो गई कि ये थालापति विजय की आखिरी मूवी है, तो ऐसा क्या खास होगा इसमें जो कि आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। पोस्टर में विजय का किरदार सेल्फी लेते हुए दिखाया गया है, जो विजय द्वारा फरवरी 2020 में मास्टर के निर्माण के दौरान नेवेली में ली गई एक वास्तविक सेल्फी से प्रेरित है। उसी दिन बाद में जारी किए गए एक अन्य पोस्टर में उन्होंने चाबुक पकड़े हुए दिखाया गया और कैप्शन में नॉन आइन इस्त लिखा है, जो एंगा वेट्टू पिल्लई के गीत का संदर्भ है। 24 मार्च को निर्माताओं ने एक पोस्टर के साथ फिल्म की अक्टूबर 2025 की रिलीज को स्थगित करने के वर्तमान रिलीज तिथि तय करने की घोषणा की। 22 जून 2025 को विजय के 91वें जन्मदिन के अवसर पर जारी की गई 65 सेकंड की एक झलक 24 घंटों से अधिक देखे जाने वाली तमिल फिल्म की झलक बन गई, जिसे 32.4 मिलियन ने अधिक बार देखा लोगों ने। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने टिप्पणी की कि टीजर विजय की आवाज़ से शुरू होता है, आप लोग मेरे दिल में हमेशा रहेंगे। इसके बाद पुलिस की वर्दी में हाथ में कटाना लिए युद्धग्रस्त इलाके में चलते हुए इनका काफ़ी प्रभावशाली सीन दिखाया जाता है। एक दृश्य एक साथ संयमित और गहन गंभीरता और भव्यता से चाहित विदाई का संकेत देते हैं। उसी दिन निर्माताओं ने तेलुगु डब संस्करण जननायक कुड्डू की घोषणा की। जुलाई 2025 में विंबलडन चैंपियनशिप के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट ने जननायकन से प्रेरित एक पोस्टर के साथ पुरुष एल चैंपियन जानिक सिनर को सम्मानित किया। और दोस्तों, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई। जननायकन मूल रूप से अक्टूबर 2025 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अधिक समय देते हुए इसे 9 जनवरी 2026 तक स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद सेंसरशिप के मुद्दे के कारण एक देरी हुई। अपनी मूल तमिल भाषा के अलावा इसे तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज़ किया जाना था। डब किए गए तेलुगु संस्करण का शीर्षक जन नायकुडू है, जबकि हिंदी शीर्षक का है जन नेता है। और अब जो इस मूवी का नाम है वो जन नायकन है, जो कि फाइनल हो चुका है। हालांकि इसकी रिलीज जनवरी 2026 तक टाल दी गई थी, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस, सिनेमा एक्सप्रेस, OTT प्ले और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जन
नायकन को 2025 की सबसे बहुप्रतीक्षित तमिल फिल्मों में शामिल किया था। ट्रेलर रिलीज के बाद जननायकन को लेकर व्यापक विरोध हुए क्योंकि सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और उद्योग जनता के जानकारों ने भगवंत केसरी से इसकी समानता की और इशारा किया। इस विवाद ने निर्देशक एच विनोद के मौलिकता के पहले के 2 दावे का खंडन किया और फिल्म को लेकर लोगों की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा और कम हो गई। जब लोगों को पता चला कि ये रीमेक है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन विजय थालापति से कम हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार 4 कंपनियां 7 स्क्रीन स्टूडियो, रोमियो पिक्चर्स और वी क्रिएशन तमिलनाडु में वितरण अधिकारों के लिए बातचीत कर रही थी। फिल्म को विदेश वितरण अधिकार पार्च फिल्म को 78 करोड़ में बेचे गए। प्राइम मीडिया संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म का वितरण करेगी। यॉर्क सिनेमाज ने कनाडा के वितरण अधिकार हासिल किए। अहिंसा एंटरटेनमेंट और बोनलेस सिनेमा यूनाइटेड किंगडम ने फिल्म का वितरण करेंगे। मलेशिया के वितरण अधिकार मलिक स्ट्रीम्स ने हासिल किए। यूके में प्री बुकिंग 17 दिसंबर 2025 को शुरू हुई। प्री बुकिंग के 24 घंटों में 12,700 से अधिक टिकट बिके, जिसकी कमाई भी अच्छी खासी हो गई थी, जिसने लियो द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जो कि 24 घंटे में लियो की टिकट 10,000 तक ही बिकी थी बाहर, लेकिन उसने उसको भी पीछे छोड़ दिया। फिल्म ने सिनेमाघर में रिलीज होने के बाद के अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो को दे दिया 121 करोड़ में, जो कि किसी तमिल फिल्म के लिए अब तक की सबसे अधिक कीमत वाली में बिकी। भारतीय स्ट्रीमिंग बाजार में चल रही गिरावट के बावजूद स्ट्रीमिंग अधिकार मार्च 2025 में रिकॉर्ड कीमत पर बेचे गए। फिल्म का हिंदी डब संस्करण 8 सप्ताह की सिनेमाघरों में रिलीज के बाद ही डिजिटल रूप से स्ट्रीमिंग होने शुरू हो गए। 12 मार्च 2026 को अमेज़न प्राइम वीडियो ने कथित तौर पर CBFC द्वारा प्रमाण से संबंधी देरी का हवाला देते हुए फिल्म की थिएटर के बाद रिलीज से हाथ खींच लिया। फिल्म की आधिकारिक रिलीज से पहले अनधिकृत रूप से संपादित संस्कारों ने ऑनलाइन लीक होने से निर्माताओं और वितरकों को भारी वित्तीय नुकसान होने की आशंका है। तमिलनाडु के फिल्म वितरक त्रिपुरा ने अनुमान लगाया कि आंशिक फुटेज लीक होने से लेकर पूरे फिल्म के ऑनलाइन प्रसारित होने तक की तीव्र गति के कारण 300 से 400 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। पायरेसी की इस घटना से थिएटर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, सैटेलाइट और OTT राइट सहित कई राज्यों स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। ये मूवी रिलीज होने से पहले ही लीक कर दी गई थी, जो कि मेकर्स के लिए काफ़ी दुख वाली बात है। रिपोर्ट्स ने यह भी बताया कि लीक के बाद 120 करोड़ से अधिक मूल्य का एक पूर्व निर्धारित OTT सौदा रद्द कर दिया गया, जिससे वित्तीय नुकसान और बढ़ गया। इसके अतिरिक्त लीक ने वितरण बाजारों में निर्माताओं की सौदेबाजी की शक्ति को कमज़ोर कर दिया, जिससे कुछ हितधारकों ने दर्शकों की कम उपस्थिति और घटते व्यावसायिक मूल्य की चिंताओं के कारण समझौते को माना। दोस्तों, यही था इस पूरे मूवी का रिव्यू जो कि हमने आपको बताया, और इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टोरी भी है, जो कि लीक हो गया था, लेकिन फिर भी ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन करेगी बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि थालापति विजय की आखिरी मूवी है ये, जिसे लोग थिएटर में ही देखना पसंद करेंगे, ना कि लीक मूवी को या पायरेसी करके देखना पसंद करेंगे। ये मूवी थिएटर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी और सभी लोगों को थिएटर में ही देखना चाहिए ये मूवी, क्योंकि
थालापति विजय के करियर की आखिरी फिल्म है, जो कि उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये फिल्म, और उनके दर्शकों के लिए भी ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी अगर वो थिएटर में जाकर देखे तो दोस्तों यही था पूरे मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और भी हम ऐसे मूवी रिव्यू वीडियो डालते रहेंगे जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी हर मूवी को जानने के लिए। दोस्तों सोचिए, अगर एक ऐसा सुपरस्टार जिसने 3 दशकों तक करोड़ों लोगों के दिल पर राज किया हो, साउथ इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री, हर जगह वो छाया हो, और वह अपनी आखिरी फिल्म में ऐसे किरदार निभाए जो उसके पूरे सफ़र को यादगार बना दे, तो उस फिल्म का इंतज़ार कितना बड़ा होगा। कितने लोग उस फिल्म का इंतज़ार कर रहे होंगे और क्या सोच के बैठे होंगे। जननायक भी एक उसी फिल्म के बारे में बात है, जो कि हमारे साउथ के सुपरस्टार थालापति विजय सर इस मूवी में अपना रोल निभाते हैं, और आखिरी मूवी है ये उनकी। जननायकन सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह करोड़ों फैंस के लिए एक इमोशनल पल है, क्योंकि इसे कई लोग विजय की फिल्मों के सफ़र का आखिरी बड़ा अध्याय मान रहे हैं। लेकिन क्या यह फिल्म लोगों की उम्मीदों पर आज भी खरी उतरेगी? जैसे थालापति विजय हमेशा से अपने फैंस को खुश करते आए, क्या आज भी वो अपने फैंस को आखिरी मूवी से खुश कर पाएंगे? इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये फिल्म बनाने का मकसद क्या है? इसके बनाने के पीछे सोच क्या रही है? और आखिर क्यों इस फिल्म को लेकर रिलीज से पहले इतना ज़बरदस्त माहौल बन गया, और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी क्यों हुई इस मूवी को लेकर, और ये मूवी रिलीज से पहले इतनी चर्चित क्यों हो गई? आज की इस वीडियो में हम जननायकन की हर छोटी से छोटी डिटेल्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपको हर एक चीज़ बताएंगे, शुरुआत से लेकर पर्दों के पीछे की तैयारी तक, और फिर आगे के भागों में कहानी, तकनीक, संगीत, इसके मार्केटिंग और दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया रही इस मूवी को देखकर, पब्लिक क्रिटिक्स के रिव्यू भी, हर एक चीज़ आपको बताएंगे अपने इस डिटेल मूवी रिव्यू में। तो दोस्तों स्वागत है आपका सिनेक्स मूवी के एक और धमाकेदार रिव्यू वीडियो में। अगर आप बड़ी फिल्मों का इंतज़ार करते हैं तो पिछले कुछ समय में जिस फिल्म का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है वह है थालापति विजय की जननायकन फिल्म, जो कि थालापति विजय की फिल्म मतलब करियर की आखिरी फिल्म भी है। इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त चर्चा बटोरी। वजह सिर्फ इसकी स्टार कास्ट नहीं है, बल्कि यह भी है कि विजय के फिल्म सफ़र का बेहद खास पड़ाव माना जा रहा है। फिल्म का हर पोस्टर, हर अपडेट और हर छोटी खबर फैंस के बीच चर्चा का विषय बन रही है। लोगों की उम्मीदें इतनी बढ़ गई कि बिना रिलीज के ही यह साल की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल हो गई। दोस्तों अब थोड़ा फिल्म के बारे में जान लेते हैं, किसने प्रोड्यूस किया, किसने क्या किया, हर एक चीज़ के बारे में। जननायकन, जो कि एच विनोद द्वारा निर्देशित और केवीएन प्रोडक्शन द्वारा निर्मित एक आगामी भारतीय तमिल भाषा की राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में हम सभी को थालापति विजय, पूजा हेगड़े, बॉबी देओल जो कि विलन के रूप में नजर आते हैं, और ममिता बेजू मुख्य भूमिका में हम सभी को इस मूवी में देखने को नजर आते हैं। मेन तो कि 4 ही लीड एक्टर और एक्ट्रेस होती है। साथ ही गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण और प्रिया मन्नी भी हम सभी को इस मूवी में नजर आते हैं। 2023 की तेलुगु फिल्म भागवंत केसरी का आंशिक रीमेक, यह विजय की राजनीति में प्रवेश से पहले उनकी अंतिम फिल्म और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद रिलीज होने वाली पहली फिल्म मानी जा रही है। ये फिल्म काफ़ी समय तक रोक दी गई थी रिलीज़ होने से पहले, और जैसे तमिलनाडु के सीएम बने विजय थालापति, वैसे ये मूवी रिलीज़ कर दी गई।
यह तमिल सिनेमा में केवीएन प्रोडक्शन का पहला निर्माण भी है। दोस्तों, जन नायकन मूवी का एच विनोद ने पाठकता लेखक लिखी थी और इस मूवी की कहानी अनिल रविपूड़ी ने लिखी थी और ये भगवंत केसरी के ऊपर ही आधारित है जो उसका रीमेक किया। इस मूवी के सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सत्यन सूर्यन ने इस मूवी का सिनेमेटोग्राफी किया जन नायकन का। और 24 जुलाई 2026 को रिलीज़ हुई थी ये मूवी। मतलब रिलीज़ की तारीख इसकी 24 जुलाई रखी गई है, लेकिन पहले भी ये एक बार रिलीज़ कर दी गई थी, जो कि बाद में इसको फिर से शूट करके फिर से रिलीज़ कर रहे हैं 24 जुलाई 2026 को। इस मूवी का कार्यक्रम समय 143 मिनट था और इसको भारत देश में ही शूट किया गया था और तमिल भाषा में। इस मूवी का बजट 300 से 500 करोड़ बताया जा रहा है, जो कि थालापति विजय की बड़ी बजट वाली फिल्मों में से एक है। ये विजय की मुख्य अभिनेता के रूप में 69वें फिल्म होने के कारण फिल्म की आधिकारिक घोषणा सितंबर 2024 में अस्थायी शीर्षक थालापति 69 के तहत की गई थी और आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जनवरी 2025 में की गई। फिल्म की मुख्य शूटिंग अक्टूबर 2024 में चेन्नई में शुरू हुई, जिसके बाद पय्यानूर में एक शेड्यूल हुआ और फिर उसी स्थान पर 2 अतिरिक्त शेड्यूल हुए और अगस्त 2025 तक पूरी हो गई ये फिल्म की शूटिंग। फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र ने तैयार किया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इस फिल्म को शूट किया गया और एडिट किया गया। शुरुआत में 9 जनवरी 2026 को रिलीज़ होने वाली इस फिल्म की रिलीज़ निर्माताओं और केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के बीच विवादों के कारण कई महीनों तक टल गई। 9 अप्रैल 2026 को पूरी फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई और बड़े पैमाने पर इसकी पायरेसी और अवैध वितरण हुआ, जिसके चलते निर्माताओं ने फिल्म के क्लिप या लिंक साझा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। ऑनलाइन लीक के कारण फिल्म रिलीज से पहले ही घाटे में चल रही थी। जुलाई में सेस रिस्क संबंधी मुद्दों को सुलझा लिया गया और अब फिल्म 24 जुलाई 2026 को रिलीज़ होने वाली है। वैसे तो ये फिल्म पहले ही पायरेसी से लीक हो चुकी है, लेकिन अब ये थिएटर में फिर से 24 जुलाई को रिलीज़ करा जा रहा है और इसकी स्टोरी भी वैसे काफ़ी ज़्यादा खास है मूवी की। लेकिन पहले इस मूवी के बारे में और डिटेल जान लेते हैं। यही शीर्षक का सीधा संकेत ऐसे इंसान की ओर जाता है जो लोगों के बीच से निकलकर उन्हीं का भरोसा जीत लेता है। नाम सुनते ही ऐसा एहसास होता है इस फिल्म का कि फिल्म सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि जनता और उसके रिश्ते की कहानी हो सकती है। यही वजह है कि सिर्फ स्टाइल ने ही लोगों की उत्सुकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी इस मूवी को लेकर। इस फिल्म का निर्देशन एच विनोद ने काफ़ी अच्छे से किया है और काफ़ी शानदार किया है। लोगों को भी काफ़ी पसंद आ रही थी। विनोद उन निर्देशकों में गिने जाते हैं जो कहानी को बिना ज़्यादा दिखावे के पेश करना पसंद करते हैं। उनकी फिल्मों में अक्सर मजबूत किरदार, गंभीर माहौल और सामाजिक मुद्दों की झलक देखने को मिलती है। उनकी पहचान यह है कि वे मनोरंजन के साथ कहानी को भी महत्व देते हैं। फिल्म का निर्माण केवीएन प्रोडक्शन के बैनर तले हुआ था। निर्माताओं ने इस प्रोजेक्ट को बड़े स्तर पर तैयार करने की कोशिश की है। लोकेशन, तकनीक, टीम और प्रस्तुति हर हिस्से पर खास ध्यान दिया गया ताकि फिल्म एक भव्य अनुभव दे सके। फिल्म की कहानी और पाठकता इतनी अच्छे से लिखी गई क्योंकि ये थालापति विजय की भी आखिरी फिल्म थी जो कि अच्छे से कहानी लिखनी थी। किसी भी बड़ी फिल्म में पाठकता सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर कहानी दर्शकों को शुरुआत से अंत तक जोड़े रखे तभी फिल्म लंबे समय तक याद रखी जाती है। इसी वजह से स्क्रिप्ट पर काफ़ी मेहनत की गई थी ताकि किरदारों का सफ़र स्वाभाविक
लगे और घटनाएं असर छोड़े लोगों के दिल और दिमाग में। ये फिल्म बनाने का विचार कैसे आया वो भी हम आपको बताते हैं। जब किसी बड़े स्तर की खास फिल्म बनाई जाती है तो सिर्फ एक सामान्य कहानी काफ़ी नहीं होती। ऐसे प्रोजेक्ट में कोशिश रहती है कि कहानी में मनोरंजन के साथ भावनाएं, बड़े पल और दर्शकों के लिए यादगार दृश्य भी हो। जना नायगन को लेकर भी शुरुआत में से यही चर्चा रही है कि इसे बड़े सिनेमाई अनुभव की तरह तैयार किया जाए। इतनी बड़ी फिल्म तैयार करना आसान नहीं होता किसी के लिए भी, ना ही मेकर्स के लिए, ना ही डायरेक्टर को शूट करने के लिए। लोकेशन चुनने से लेकर कलाकारों की तारीखें मिलना, विशाल सेट तैयार करना, एक्शन दृश्यों की योजना बनाना और तकनीक काम, हर चरण में महीनों की तैयारी लगती है। निर्माण के दौरान हर विभाग ने अपने हिस्से का काम अलग अलग समय पर पूरा किया ताकि अंतिम परिणाम प्रभावशाली बन सके। यह फिल्म मुख्य रूप से एक्शन, ड्रामा और भावनात्मक कहानी का मिश्रण मानी जा रही है। इस तरह की फिल्में में सिर्फ लड़ाई या बड़े दृश्य नहीं होते, बल्कि किरदारों के फैसले और उनके रिश्ते की कहानी को भी आगे बढ़ाती है। फिल्म की अवधि ऐसी रखी गई है कि कहानी को पूरा समय मिले और दर्शकों को किरदारों से जुड़ने का मौका मिले। फिल्म मूल रूप से तमिल में बनाई गई है, लेकिन इसको हिंदी समेत कई भाषाओं में भी रिलीज़ करने की योजना बनाई है ताकि अलग अलग राज्यों के दर्शक भी इसे बड़े पर्दे पर देख सके। रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर पोस्टर, फर्स्ट लुक और हर अपडेट मिनटों में वायरल होने लगे। कई सिनेमा घरों में एडवांस चर्चा शुरू हो गई और फैंस लगातार नई जानकारी का इंतजार कर रहे थे। इस फिल्म से लोगों की उम्मीद सामान्य फिल्मों से कई ज़्यादा है। दर्शक चाहते हैं कि उन्हें यह मजबूत कहानी मिले, इस फिल्म के अंदर यादगार डायलॉग्स मिले जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस भी होए और लोगों के दिलों में भी याद रहे। शानदार एक्शन रहे इस फिल्म में और भावनात्मक पल देखने को मिले जो कि थलपति विजय से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि फिल्म सिर्फ स्टारडम पर नहीं बल्कि अपनी कहानी और परिस्थिति के दम पर भी याद रखी जानी चाहिए, यही लोगों का मानना था। दोस्तों, इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की गई है सारे कास्ट के द्वारा, जो कि थलपति विजय की आखिरी फिल्म थी इसको लेकर भी। और इस फिल्म के बारे में बात करें तो ये फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी क्योंकि इसमें राजनीतिक कुछ घटनाएं भी हो गई थी। तो सब कास्ट एंड उनके रोल के बारे में बात कर ले तो विजय थलपति जो कि वेत्री कोंडन IPS के रूप में इस मूवी में हम सभी को देखने को नज़र आने वाले हैं। पूजा हेगड़े कायल के रूप में हम सभी को दिखेगी जना नायगन मूवी में। बॉबी देओल जो कि इस मूवी के मुख्य विलन होंगे, जो कि शुरुआत में वो भी पुलिस वाले होते हैं लेकिन बाद में वो भी विलन बन जाते हैं। ममिता बेजू, विजय लक्ष्मी बीजू श्रीकांत के रूप में मिलेंगे। श्रीकांत के रूप में गौतम वासुदेव मेनन वीजी के पिता देखने को मिलेंगे। और भी काफ़ी सारे कास्ट है इसमें जो कि अपना रोल निभाते हैं। 2 फरवरी 2024 को विजय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से घोषणा की कि वे अपनी चल रही परियोजनाओं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जो कि 2024 में रिलीज़ हुई थी, वो वाली मूवी विजय थालापति की, और एक अन्य फिल्म जिसका अस्थायी शीर्षक थालापति 69 है, उसको पूरा करने के बाद राजनीति में कदम रखेंगे। उन्होंने ये पहले ही सोशल मीडिया पर बोल दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुझाव दिया कि कार्तिक सुब्बाराज इस परियोजना का निर्देशन करेंगे और सन पिक्चर्स इसका निर्माण करेगी, जबकि पिंक विला ने बताया कि निर्देशक को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया और अनिल रविपुड़ी
एन विनोद सुब्बाराव या एटली को संभावित विकल्पों के रूप में नामित किया। बाद में वैत्रिमरन एक संभावना के रूप में उभरे और बताया गया कि इस परियोजना को डीवीवी दान या कि डीवीवी एंटरटेनमेंट द्वारा वित्त शोषित किया जा रहा है। हालांकि मार्च में वैत्रिमारन ने पुष्टि की कि वह इसमें शामिल नहीं है। इससे विकल्प रीति त्रिविक्रम और विनोद तक सीमित हो गया। जल्दी खबरें आने लगी कि विनोद निर्देशन करने वाले हैं, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। निर्देशक आर.जे. बालाजी ने खुलासा किया कि विजय ने इस परियोजना के लिए खुद समेत 15 से 20 निर्देशकों की पाठकताओं पर विचार किया था। थीरम, अधिगरम, ओनडू और मार्शल दोनों 2017 पर काम करते समय विनोद ने विजय को एक पाठकता सुनाई थी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। बाद में विनोद ने कमल हसन से संपर्क किया, जो प्रभावित हुए और उन्हें अपनी 223वीं फिल्म के लिए साइन कर लिया। हालांकि हसन की इंडिया 2, जो कि 2024 में आई थी, उसमें देरी के कारण यह परियोजना रोक दी गई थी। विनोद पाठकता लेकर विजय के पास फिर से गए, जिन्होंने कथित तौर पर 250 करोड़ से 275 करोड़ का सौदा स्वीकार कर लिया, जिससे वह शाहरुख खान और रजनीकांत को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक भुगतान पाने वाले भारतीय अभिनेता बन गए। अगस्त में विनोद ने निर्देशक के रूप में अपनी भूमिका की पुष्टि की। उन्हें 15 से 20 करोड़ मिले। वेंकट के नारायण के केवीएन प्रोडक्शन ने अपने पहले तमिल प्रोजेक्ट के रूप में इस परियोजना का वित्त पोषित किया। विजय के प्रबंध जगदीश पलानीसामी और लोहित एनके सह निर्मित के रूप में काम करते हैं। फिल्म 300 से 500 करोड़ के बजट पर बनी थी। इस परियोजना की घोषणा 22 जून जो कि विजय के जन्मदिन पर की जानी थी और शूटिंग अगले महीने से शुरू होनी थी, लेकिन अभिनेता ने अनुरोध पर इसे स्थगित कर दिया गया। कंपनी ने 14 सितंबर को एक सार्वजनिक घोषणा की, जिससे परियोजना की पुष्टि हो गई और आधिकारिक शीर्षक जननायकन की घोषणा 26 जनवरी 2025 जो कि गणतंत्र दिवस पर की गई। जनवरी 2026 में ट्रेलर रिलीज होने के बाद जननायकन को लेकर ऑनलाइन अटकनें लगने लगी कि यह 2023 की तेलुगु फिल्म भागवत केसरी से प्रेरित या उसका रीमेक हो सकती है, क्योंकि कई दर्शकों ने दोनों फिल्म के बीच समताएं देखी। अगले हफ्ते भागवत केसरी के निर्माता साहू गरापति ने द न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस को पुष्टि की कि जननायकन एक रीमेक है और लेखक निर्देशक अनिल रविपुड़ी को इसका श्रेय दिया जाएगा। खबरों के अनुसार केवीएन प्रोडक्शन ने विशेष रूप से बाल शोषण से संबंधित एक दृश्य के अधिकार खरीदे थे, जिसका विजय पर गहरा प्रभाव पड़ा था। जनवरी 2026 में एक हस्ताक्षर के दौरान रविपुड़ी ने खुलासा किया कि विजय ने उनके तमिल रीमेक का निर्देशन करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अन्य योजनाओं के कारण मना कर दिया। भागवत केसरी भी ऐसी कुछ घटनाओं पर आधारित थी, जो कि वो जननायकन मूवी में जो दिखा रहा था। दोनों फिल्म में काफ़ी ज़्यादा समताएं मिली थी, जो कि लोगों ने पता भी कर ली थी। दोस्तों, पुल पर हुई पहली बड़ी भिड़ंत के बाद काफ़ी ज़्यादा ये मूवी उभर कर आ गई थी। दोस्तों, शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक पुलिस वाला एंट्री मारता है, जो कि उधर एक गांव में लोगों को वोट नहीं देने दे रहे थे। तो पुलिस वाला आता है और लोगों से पूछता है वोट क्यों नहीं दे रहे, वोट देने के लिए क्यों नहीं जा रहे। तो उधर के लोग बताते हैं वोट हम किसके लिए दें, हमारा कोई आदमी खड़ा ही नहीं है। वो लोग मार पीट के अपने
कोई वोट करवा लेते हैं। तो इससे परेशान पुलिस भी उनको समझाती है कि ऐसा नहीं है, तुम वोट दो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वो लोग फिर भी नहीं मानते और डरते हैं। फिर पुलिस वाला जो था वो कहानी बताने लगता है विजय थालापति की। बोलता है कि मैं जब भी डरता था तो एक आदमी की कहानी याद कर लेता था, जिससे मेरा डर ख़त्म हो जाता था। फिर वो कहानी बताना शुरू करता है। बताता है कि एक बार जेल में, मतलब सेंट्रल जेल होता है, उसमें ही वो अधिकारी था, मतलब पुलिस था। तो उसमें ही एक कैदी था जो कि थालापति विजय की बात कर रहे हैं। वो उधर ही रहता था और उसी समय एक गुंडों का समूह आया था जो कि जेल में ही किसी आदमी को मारना चाह रहे थे। लेकिन थालापति विजय उन गुंडों को रोक लेता है उस आदमी को मारने के लिए, जो कि फिर एसपी और डीएसपी भी उसकी काफ़ी तारीफ़ें करते हैं और उसको रिहा भी करवाते हैं उसकी अच्छा रिजल्ट देखकर कि ये तो सुधर गया या वो हो गया। थालापति विजय जेल में क्यों थे इसका भी रीज़न था, वो लास्ट में पता लग जाएगा। फिर यही सब दिखाता है और फिर दिखाता है कि विलन की एंट्री, जो कि कहीं पर साउथ अफ्रीका या कहीं केन्या वगैरह में तस्करी वस्करी करता था, उसको पकड़ के ले जा रहे थे जेल में डालने। वहीं पर फिर वो उन्हें मार देता पुलिस वाले को, जो कि फिर खुलासा होता है कि वो विलन कोई और नहीं, बॉबी देओल है, जो कि इस मूवी में विलन का रोल निभा रहे हैं। वो विलन भी नहीं थे, वो बाद में विलन बने थे, जो कि उसको विलन बना दिया गया था लोगों द्वारा। क्योंकि जब वो पुलिस वाला था तो एक मिनिस्टर को पकड़ने के लिए उसके घर गया था, लेकिन उसके आदमी ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था घर को, जिससे मिनिस्टर ने बॉबी देओल के कपड़े उतार दिए थे और उसको बिना कपड़ों के ही पुलिस स्टेशन तक ले गया था। तो ऐसा ही हुआ था। वो तो जब मूवी रिलीज़ होगी आप लोग पूरी स्टोरी खुद ही देख लोगे, जो कि फिर और भी सीन दिखाया जाता है। क्योंकि उस समय थालापति विजय भी पुलिस वाले ही होते हैं, जो कि उस मिनिस्टर के घर भी जाते हैं और फिर उसको भी कपड़े उतार कर जेल ले जाते हैं चाबुक में बांध के। फिर ऐसे ही होता है, वो लोगों की काफ़ी सारी मदद करते हैं उसमें। फिर वैसे ही फिर सीन और आगे बढ़ता है, क्लाइमेक्स में सीन और काफ़ी ज़्यादा मस्त हो जाता है। दिखाया जाता है कि बॉबी देओल कैसे रोबोट वाली सेना लेके आते हैं और हमला करवाते हैं, जिससे आर्मी भी नहीं रोक पाती। ऐसा ही होता है। फिर लास्ट में थालापति विजय बॉबी देओल को मार देते हैं ऊपर से गिरा के। ऐसा ही होता है। तो और बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में कि और शुरुआत के सीन में भी ये भी दिखाया जाता है कि जो पुलिस वाला उसे रिहा करने का करवाता है वो बाद में मर जाता है, मतलब मार देते हैं उसे शायद ट्रक से कुचल के, जिसकी एक बेटी भी होती है। फिर थालापति विजय ही उसे पालता है और लास्ट तक उसे पता नहीं लगने देता कि मैं तुम्हारा असली बाप नहीं हूँ। फिर बाद में वो कहानी बताता है कि कैसे क्या हुआ था। तो वही होता है। और इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन्स भी दिखाए गए थे, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर देती है ये मूवी। और इस मूवी में और भी काफ़ी अच्छे सीन दिखाया जाता है। और भागवंत केसरी वाला भी सीन जो रीमेक बनाया था वो भी दिखाया जाता है कि वो अपनी उसी पुलिस ऑफिसर की बेटी को, जो अपनी बेटी बनाया था, उसको ही फिर आर्मी की ट्रेनिंग करवाते हैं। उधर जाते हैं आर्मी की ट्रेनिंग कराने के लिए। ट्रेनर बोलता है लड़कियां नहीं बन सकती मिलिट्री में। तो वैसे ही फिर लड़ाई हो जाती है उन दोनों के बीच और फिर वो उसको शामिल कर लेता है मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए, उसको ट्रेनिंग देता है। और फिर वो भी जैसे भागवंत केसरी में वो सीख गई थी वैसे ही इसमें भी लड़की सीख जाती है। और वैसे ही रीमेक बनाया था उसका। और जब विनोद हसन की 223वीं फिल्म के लिए प्रतिबंध हुए तो उन्हें अभिनेता से कुछ बदलाव मिले, जो अंतिम पाठकता में शामिल किए गए और विजय को सुनाए गए। हालांकि विजय पाठकता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कथित तौर पर निर्देशकों को कुछ बदलाव करने की सलाह भी दी थी। विनोद ने कहा कि यह फिल्म विजय की शैली में पूरी तरह से बन जाएगी। उनकी पिछली फिल्मों के विपरीत, जिन्हें वे राजनीतिक मानते थे। हालांकि फिल्म के पोस्टर की घोषणा, जिसमें टैगलाइन लोकतंत्र का मशाल वाहक थी,
ने कुछ सोशल मीडिया को फिल्म की शैली पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। 4 अक्टूबर 2024 को नवरात्रि के दूसरे दिन चेन्नई के प्राइम स्टूडियो में फिल्म की कास्ट और क्रू के साथ मोहम्मद पूजा आयोजित की गई। अक्टूबर 2024 की शुरुआत में सत्यन सूर्यन को छायाकार के रूप में घोषित किया गया, जो विनोद के साथ थीरन अधिगरम ओनुडू और विजय के साथ मास्टर के बाद उनकी दूसरी फिल्म थी। अनिरुद्ध रविचंद्र ने निर्देशकों के साथ अपने पहले सहयोग में संगीत दिया। निर्देशक विनोद ने अपनी पहले सहयोग में तकनीशियों का चयन किया, जिसमें संपादक प्रदीप ई राघव, स्टंट कोरियोग्राफी अनिल अरसू, कला निर्देशक जो कि थे वी सेल्व कुमार, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जो कि थी पल्लवी सिंह और कोरियोग्राफर जो कि शेखर विजय थे और सुधन शामिल थे। जबकि प्रचार डिज़ाइनर गोपी प्रसन्न को बरकरार कर रखा गया। प्रोडक्शन हाउस द्वारा राजकुमार बाला सुब्रमण्यम को फिल्म का कार्यक्रम निर्माता नियुक्त किया गया। खबरों के मुताबिक विजय ने चेन्नई के कुछ एक स्टूडियो में अगस्त की शुरुआत में हुए लुक टेस्ट में अपने किरदार के लिए अपना लुक फाइनल कर लिया था। पूजा हेगड़े को मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया। यह बीस्ट जो कि उनकी 2 फिल्म आई थी 2022 में, उसके बाद विजय के साथ उनका दूसरा सहयोग था। और मुग मोड़ी जो कि 2012 में आई थी, बीस्ट और रेट्रो जो कि 2025 के बाद उनकी चौथी तमिल फिल्म भी थी। खबरों के अनुसार उन्हें 6 करोड़ का दिए गए। औपचारिक लॉन्च के बाद हेगड़े का बयान था कि हलामीथी और हबीबों का पूर्ण मिलन, जो बीस्ट के पहले सिंगल अरबी कुथू का संदर्भ था, जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया था। हिंदी अभिनेता बॉबी देओल को मुख्य खलनायक की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग भी करी और लोगों को उनकी परफॉर्मेंस भी खूब ज़्यादा अच्छी लगी। वैसे साउथ की मूवी में बॉबी देओल भी काफ़ी विलन के रोल कर चुके हैं, जो कि लोगों को अच्छी भी लगती है। यह कंगुआ जो कि 2024 में आई थी उनकी, जो कि उनके बाद उनकी दूसरी तमिल फिल्म थी। रिपोर्टर से पता चलता है कि उन्हें 5 करोड़ दिए गए थे इस मूवी में रोल निभाने के लिए। गौतम वासुदेव मेनन, नारायण, प्रियमणि और प्रकाश राज प्रमुख भूमिका निभाएंगे, ये भी तय हो गया था। मेनन लियो जो कि 2023 में आई थी फिल्म, उनके बाद विजय के साथ अपना दूसरा सहयोग करेंगे, जबकि राज भी अभिनेताओं के साथ 7वीं बार काम करेंगे। इससे पहले वे गिल्ली और विरुसु में साथ काम कर चुके थे। मलयालम अभिनेत्री ममिता बेजू इस फिल्म के साथ रेबल जो कि 2024 में आई थी, उस फिल्म के बाद तमिल सिनेमा में अपनी दूसरी फिल्म करेंगे। इन सभी की फिल्म में उपस्थिति की पुष्टि प्रोडक्शन हाउस ने अक्टूबर 2024 की शुरुआत में कर दी थी। मोनिसा बलेसी मोहम्मद पूजा में शामिल हुई, जिससे उनकी फिल्म में उपस्थिति की पुष्टि हुई। टीजे अरुण सलमान एक प्रमुख भूमिका में फिल्म से जुड़े, जबकि रेबा मोनिका जॉन को भी एक प्रमुख भूमिका में लिया गया। भैरती रानगल के प्रचार के दौरान सीवी राजकुमार ने बताया कि विनोद ने उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए संपर्क किया था, लेकिन बाद में अज्ञात कारणों से प्रस्ताव वापस ले लिया गया। मार्च 2025 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट के आधार पर बताया कि निझाल रवि इस फिल्म में विजय के साथ फिर से काम करने वाले हैं। इससे पहले वो नाग सिकप्पू मनिथन और कावलन के साथ काम कर चुके हैं, जो कि फिल्म आई थी पहले। रेवती को कथित तौर पर विजय की मां की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, जो थमीजन के बाद विजय के साथ उनकी पूर्णिमल फिल्म थी। मुख्य फिल्मांकन का पहला शेड्यूल 5 अक्टूबर 2024 को चेन्नई के प्रसाद स्टूडियो में शुरू हुआ,
जो कि उधर से शुरुआत हो गई थी जना नायकन फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होना। विजय और पूजा पर फिल्माए गए एक गीत के साथ फिल्मांकन शुरू हुआ, जिसमें शेखर द्वारा कोरियोग्राफी के तहत 500 पृष्ठभूमि कलाकार शामिल थे। यह फिल्मांकन एक विशाल सेट पर किया गया था, जिससे फिल्मांकन शुरू होने से पहले ही सितंबर में वी सेल्व कुमार की देखरेख में बनाया गया था। गीत की सीक्वेंस का फिल्मांकन 10 अक्टूबर को पूरा हुआ। इसके बाद विनोद ने कथित तौर पर कुछ हिस्सों को 8 दिनों में पूरा किया, जिन्हें 10 दिनों में पूरा किया जाना था। शुरू में दूसरा शेड्यूल हैदराबाद में होने की योजना थी, लेकिन विजय के अनुरोध पर प्रोडक्शन चेन्नई में ही रहा। टीम ने दूसरे शेड्यूल के लिए चेन्नई के अपनी राजनीतिक प्रतिबाधाओं को पूरा करने के बाद शेड्यूल 4 नवंबर को शुरू हुआ। विजय और हेगड़े चेन्नई में कार्यक्रम में शामिल भी हुए। इस शेड्यूल के दौरान विजय और विनोद ने चेन्नई में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में जवानों और उनके परिवारों से मुलाकात की। नवंबर के बीच में चेन्नई के विनायक मिशन लॉ कॉलेज में AVIT में शूटिंग हुई। बाद में प्रोडक्शन तिरुपुरा चला गया, जहां एक्शन दृश्यों के लिए एक सेट बनाया गया। नवंबर के अंत में कथित तौर पर 7 दिनों के रिहर्सल के बाद चेन्नई में निर्मित सेट पर विजय और देओल के बीच एक एक्शन सीक्वेंस के साथ प्रोडक्शन फिर से शुरू हुआ, जो 3 सप्ताह तक चला। हेगड़े ने इसे शेड्यूल में अपने हिस्सों की शूटिंग के साथ साथ है जवानी तो इश्क होना है उसके लिए भी शूटिंग की, जो 3 दिसंबर तक पूरी हो गई थी। विजय और हेगड़े ने दिसंबर के बीच में शूटिंग फिर से शुरू की, जो कथित तौर पर 1 सप्ताह तक चली। दूसरा शेड्यूल 21 दिसंबर को चेन्नई के एक समुद्र तट पर पूरा हुआ। कथित तौर पर फिल्म की 40% शूटिंग निर्धारित समय पर ही हो चुकी थी। नए साल के छोटे से ब्रेक के बाद तीसरे शेड्यूल की शूटिंग जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में शुरू होने की खबर थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसी महीने पिंक विला ने बताया कि निर्माता मई 2025 तक शूटिंग पूरी करने की योजना बना रहे थे, लेकिन विजय अपने राजनीतिक प्रतिबंधितों पर ध्यान केंद्रित कर सके, इसके लिए थोड़ी शूटिंग रोक भी दी गई थी। जनवरी के अंत में प्रोडक्शन हाउस ने बताया कि लगभग शूटिंग कंप्लीट होने ही वाली है, थोड़ी और रह रही है। सेट का काम पूरा होने के बाद तीसरा शेड्यूल फरवरी 2025 की शुरुआत में चेन्नई में ही शुरू हुआ। इस शेड्यूल के दौरान विजय अपने प्रशंसक से सेट पर मिले, जो अभिनेता से मिलने के लिए केरल से पैदल चलकर आए थे। फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन अगस्त 2025 में फिल्मांकन समाप्त होने के साथ ही शुरू हो गया था। फिल्म के विजुअल इफेक्ट का पर्यवेक्षण मोनेस एच ने किया, जबकि प्रसाद सोमशेखर ने नेक स्टूडियो के तहत कलर आर्टिस्ट के रूप में काम किया, जिसमें फिल्म का डिजिटल इंटरमीडिएट संभाला। प्रदीप ई राघव फिल्म के संपादक हैं। दिसंबर में अनिरुद्ध ने पुष्टि की कि बैकग्राउंड म्यूजिक ऑनलाइन री रिकॉर्ड और मिक्सिंग पर गति पर है। जननायकन मूवी, जो कि उसका नाम जननायकन रख दिया गया था, उसका जो था साउंड ट्रैक एल्बम वो अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा तैयार किया गया था और रिकॉर्ड कर लिया गया था सितंबर 2024 से 2025 के बीच में, जो कि इसमें स्टूडियो शामिल थे अल बुरकर रिकॉर्ड्स, चेन्नई स्टूडियो, DMI और लाल वेगास और स्टूडियो 504, मुंबई रिसाउंड इंडिया, जो कि चेन्नई में थे। और तमिल भाषा में ही ये सारे तैयार किए गए थे। और टी सीरीज़ ने फिर से इस मूवी के सारे राइट
गानों के राइट्स अपने अंदर ले लिया था। इस मूवी में 4 सॉन्ग थे, जो कि पहला था थलपति कचेरी, जो कि 8 दिसंबर 2025 को रिलीज़ कर दिया गया था, और जो कि दूसरा था ओरू पेरे वर्ल्ड लारू, जो कि 18 दिसंबर 2025 को रिलीज़ हुआ था। चेला मंगले, जो कि 26 दिसंबर 2025 को रिलीज़ हुआ था, और चौथा था रावण महाबंदा, जो कि 2 जनवरी 2026 को रिलीज़ हुआ था। इस फिल्म का जो संगीत तैयार किया था अनिरुद्ध रविचंद्रन ने, उन्होंने विजय के साथ कत्थी, जो कि 2014 में आई थी, मास्टर, जो कि 2021 में आई थी, बीस्ट, जो कि 2022 में आई थी फिल्म, और लियो, जो कि 2023 के बाद 5वीं बार काम कर रहे हैं एक साथ। एच विनोद के साथ यह उनका पहला सहयोग माना गया, मतलब है। टी सीरीज़ ने इनके ऑडियो अधिकार 35 करोड़ में हासिल किए, जो किसी तमिल फिल्म के लिए अब तक की सबसे अधिक राशि है। यह टी सीरीज़ का अनिरुद्ध के साथ तीसरा एल्बम है। इससे पहले उन्होंने जवान और देवरा जैसी गैर तमिल भाषा की फिल्मों के साथ काम किया। फिल्म के संगीत की रचना सितंबर 2024 में ही शुरू हो गई थी। विजय को एल्बम के एक ट्रैक को गाने की खबर मिली थी, जो गायक के रूप में अनिरुद्ध के साथ उनका 5वां सहयोग था। इससे पहले उन्होंने कत्थी से सेल्फी पुल्ला, मास्टर से कट्टी स्टोरी, बीस्ट मूवी से जोली ओ जिमखाना और लियो मूवी से ना रेडी गाना भी गाया था। इस गाने में रैप होगा, जिसे असल कोलर ने लिखा और गाया। भारतीय अमेरिका रैपर हनुमान कांड ने मई 2025 में पुष्टि की कि उन्होंने फिल्म के लिए एक दमदार गाना दिया। पहला सिंगल थलपति कचेरी, जो कि 8 नवंबर 2025 को रिलीज़ हुआ था, वो सब तो हमने आपको बता ही दिया। दोस्तों, फिल्म का पहला लुक पोस्टर 26 जनवरी 2025 को ही जारी कर दिया गया था, जिससे फिल्म का शीर्षक सामने आया और लोगों को भी काफ़ी सारी उत्सुकता और पैदा हो गई कि ये थलपति विजय की आखिरी मूवी है, तो ऐसा क्या खास होगा इसमें जो कि आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। पोस्टर में विजय का किरदार सेल्फी लेते हुए दिखाया गया है, जो विजय द्वारा फरवरी 2020 में मास्टर के निर्माण के दौरान नेवेली में ली गई एक वास्तविक सेल्फी से प्रेरित है। उसी दिन बाद में जारी किए गए एक अन्य पोस्टर में उन्होंने चाबुक पकड़े हुए दिखाया गया और कैप्शन में नॉन आइन इस्त लिखा है, जो एंगा वेट्टू पिल्लई के गीत का संदर्भ है। 24 मार्च को निर्माताओं ने एक पोस्टर के साथ फिल्म की अक्टूबर 2025 की रिलीज को स्थगित करने के वर्तमान रिलीज तिथि तय करने की घोषणा की। 22 जून 2025 को विजय के 91वें जन्मदिन के अवसर पर जारी की गई 65 सेकंड की एक झलक 24 घंटों से अधिक देखे जाने वाली तमिल फिल्म की झलक बन गई, जिसे 32.4 मिलियन ने अधिक बार देखा लोगों ने। बॉलीवुड हंगामा के एक समीक्षक ने टिप्पणी की कि टीजर विजय की आवाज़ से शुरू होता है, आप लोग मेरे दिल में हमेशा रहेंगे। इसके बाद पुलिस की वर्दी में हाथ में कटाना लिए युद्धग्रस्त इलाके में चलते हुए इनका काफ़ी प्रभावशाली सीन दिखाया जाता है। एक दृश्य एक साथ सहमित और गहन गंभीरता और भव्यता से चाहित विदाई का संकेत देते हैं। उसी दिन निर्माताओं ने तेलुगु डब संस्करण जननायक कुड्डू की घोषणा की। जुलाई 2025 में विंबलडन चैंपियनशिप के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट ने जननायकन से प्रेरित एक पोस्टर के साथ पुरुष एल चैंपियन जानिक सिनर को सम्मानित किया। और दोस्तों, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई। जननायकन मूल रूप से अक्टूबर 2025 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अधिक समय देते हुए इसे 9 जनवरी 2026 तक स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद
सेंसरशिप के मुद्दे के कारण एक देरी हुई। अपनी मूल तमिल भाषा के अलावा इसे तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज़ किया जाना था। डब किए गए तेलुगु संस्करण का शीर्षक जन नायकुडु है, जबकि हिंदी शीर्षक का है जन नेता है। और अब जो इस मूवी का नाम है वो जन नायगन है, जो कि फाइनल हो चुका है। हालांकि इसकी रिलीज जनवरी 2026 तक टाल दी गई थी, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस, सिनेमा एक्सप्रेस, OTT प्ले और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जन नायकन को 2025 की सबसे बहुप्रतीक्षित तमिल फिल्मों में शामिल किया था। ट्रेलर रिलीज के बाद जननायकन को लेकर व्यापक विरोध हुए, क्योंकि सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और उद्योग जनता के जानकारों ने भगवंत केसरी से इसकी समानता की और इशारा किया। इस विवाद ने निर्देशक H. विनोद के मौलिकता के पहले के 2 दावे का खंडन किया और फिल्म को लेकर लोगों की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा और कम हो गई। जब लोगों को पता चला कि ये रीमेक है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन विजय थलपति से कम हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार 4 कंपनियां 7 स्क्रीन स्टूडियो, रोमियो पिक्चर्स और वी क्रिएशन तमिलनाडु में वितरण अधिकारों के लिए बातचीत कर रही थी। फिल्म को विदेश वितरण अधिकार पार्च फिल्म को 78 करोड़ में बेचे गए। प्राइम मीडिया संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म का वितरण करेगी। यॉर्क सिनेमाज ने कनाडा के वितरण अधिकार हासिल किया। अहिंसा एंटरटेनमेंट और बोनलेस सिनेमा यूनाइटेड किंगडम ने फिल्म का वितरण करेंगे। मलेशिया के वितरण अधिकार मलिक स्ट्रीम्स ने हासिल किए। यूके में प्री बुकिंग 7 दिसंबर 2025 को शुरू हुई। प्री बुकिंग के 24 घंटों में 12,700 से अधिक टिकट बिके, जिसकी कमाई भी अच्छी खासी हो गई थी, जिसने लियो द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जो कि 24 घंटे में लियो की टिकट 10,000 तक ही बिकी थी बाहर, लेकिन उसने उसको भी पीछे छोड़ दिया। फिल्म ने सिनेमाघर में रिलीज होने के बाद के अधिकार अमेजॉन प्राइम वीडियो को दे दिया 121 करोड़ में, जो कि किसी तमिल फिल्म के लिए अब तक की सबसे अधिक कीमत वाली में बिकी। भारतीय स्ट्रीमिंग बाजार में चल रही गिरावट के बावजूद स्ट्रीमिंग अधिकार मार्च 2025 में रिकॉर्ड कीमत पर बेचे गए। फिल्म का हिंदी डब संस्करण 8 सप्ताह की सिनेमाघरों में रिलीज के बाद ही डिजिटल रूप से स्ट्रीमिंग होने शुरू हो गए। 12 मार्च 2026 को अमेजॉन प्राइम वीडियो ने कथित तौर पर CBFC द्वारा प्रमाण से संबंधी देरी का हवाला देते हुए फिल्म की थिएटर के बाद रिलीज से हाथ खींच लिया। फिल्म की आधिकारिक रिलीज से पहले अनधिकृत रूप से संपादित संस्कारों ने ऑनलाइन लीक होने से निर्माताओं और वितरकों को भारी वित्तीय नुकसान होने की आशंका है। तमिलनाडु के फिल्म वितरक त्रिपुरा ने अनुमान लगाया कि आंशिक फुटेज लीक होने से लेकर पूरे फिल्म के ऑनलाइन प्रसारित होने तक की तीव्र गति के कारण 300 से 400 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। पायरेसी की इस घटना से थिएटर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, सैटेलाइट और OTT राइट सहित कई राज्यों स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। ये मूवी रिलीज होने से पहले ही लीक कर दी गई थी, जो कि मेकर्स के लिए काफ़ी दुख वाली बात है। रिपोर्ट्स ने यह भी बताया कि लीक के बाद 120 करोड़ से अधिक मूल्य का एक पूर्व निर्धारित OTT सौदा रद्द कर दिया गया, जिससे वित्तीय नुकसान और बढ़ गया। इसके अतिरिक्त लीक ने वितरण बाजारों में निर्माताओं की सौदेबाजी की शक्ति को कमज़ोर कर दिया, जिससे कुछ हितधारकों ने दर्शकों की कम उपस्थिति और घटते व्यावसायिक मूल्य की चिंताओं के कारण समझौतों को माना।
दोस्तों यही था इस पूरे मूवी का रिव्यू जो कि हमने आपको बताया। और इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टोरी भी है जो कि लीक हो गया था, लेकिन फिर भी ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन करेगी बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि थालापति विजय की आखिरी मूवी है ये, जिसे लोग थिएटर में ही देखना पसंद करेंगे, ना कि लीक मूवी को या पायरेसी करके देखना पसंद करेंगे। ये मूवी थिएटर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी और सभी लोगों को थिएटर में ही देखना चाहिए ये मूवी, क्योंकि थालापति विजय के करियर की आखिरी फिल्म है, जो कि उनके के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये फिल्म, और उनके दर्शकों के लिए भी ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी अगर वो थिएटर में जाकर देखे तो दोस्तों यही था पूरे मूवी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और भी हम ऐसे मूवी रिव्यू वीडियो डालते रहेंगे जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी हर मूवी को जानने के लिए।